बिहार में इस बार चुनावी नतीजे क्या होंगे, इससे ज्यादा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग की लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि आज से बिहार में नॉमिनेशन की तो शुरुआत हो गई, पर एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों जगह सीट समझौते का अंतिम फॉर्मूला अभी तक फंसा हुआ है। पहले बात एनडीए की करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के चलते एनडीए में सस्पेंस सबसे ज़्यादा है। हालांकि अब ये दावा किया जा रहा है कि चिराग के साथ मतभेद सुलझा लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जो कि उनके परिवार के करीबी हैं, उनके साथ आज चिराग पासवान की एक और मीटिंग हुई। बैठक के बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए बाहर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बात बन गई है। हालांकि चिराग की पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, पर सूत्र बता रहे हैं कि चिराग की बात मान ली गई है। बताया जा रहा है कि जिन सीटों की मांग पर चिराग अड़े थे, उनमें से ज़्यादातर सीटें उन्हें देने पर सहमति बन गई है। यही वजह है कि मीडिया ने चिराग से पूछा कि क्या आपको सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं, तो जवाब में चिराग ने कहा कि जहां मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां मुझे सम्मान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान का मतलब जाहिर करता है कि चिराग की नाराज़गी खत्म हो गई है। बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल चिराग पासवान की नाराजगी सीटों की संख्या को लेकर नहीं, बल्कि पसंदीदा सीटों को लेकर थी। इसी को लेकर पिछले 4 दिन से चिराग नाराज चल रहे थे, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान की वो नाराजगी अब दूर हो गई है और सीट समझौते पर अंतिम सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लगातार चिराग को मनाने की कोशिश कर रहे थे। आज हुई मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने ऑल इज वेल का इशारा किया। बता दें कि चिराग को मनाने के लिए पहले धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े जैसे दिग्गज नेताओं को लगाया गया था, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद जब चिराग ने ट्वीट कर सहने की जगह लड़ने की बात लिखी, तो एनडीए में टेंशन बढ़ी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 24 घंटे के भीतर नित्यानंद राय 4 बार चिराग के घर पहुंचे। कल भी नित्यानंद राय 3 बार चिराग के घर गए थे, लेकिन आज की बातचीत के बाद मामला सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है, उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। अब सवाल है कि चिराग किन शर्तों पर राजी हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने कोटे से वैशाली की लालगंज सीट, पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट और बक्सर की ब्रह्मपुर सीट चिराग पासवान को देने पर तैयार हो गई है, जबकि चिराग ने भी बेगूसराय की मटिहानी सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है। लेकिन वैशाली की महुआ सीट के लिए अभी जेडीयू से बात चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीट शेयरिंग का पेच सुलझने के बाद अब एनडीए के प्रत्याशियों का ऐलान भव्य अंदाज में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एनडीए प्रत्याशियों की पहली संयुक्त सूची 13 अक्टूबर को जारी की जा सकती है। ये सूची बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और हम और आरएलएसपी मिलकर जारी करेंगे। बीजेपी ने हर सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। 11 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक होगी। उसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। 1-2 दिन के अंदर जो है सीटों की घोषणा भी हो जाएगी, सीट शेयरिंग का भी सब कुछ घोषणा हो जाएगा। एनडीए, मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है, और किसी तरह का कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो, और ऑल इज वेल, बहुत अच्छा सब है, बहुत खुशनुमा माहौल है एनडीए में, और सबको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे अच्छा हो गया।
अब सवाल ये उठता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्रों की माने तो अनुमान के मुताबिक एनडीए में सबसे ज्यादा सीटों पर जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी। तय फॉर्मूला के मुताबिक जेडीयू को 102 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि बीजेपी उससे एक सीट कम यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की एलजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर सहमति बन गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे में 8 सीटें जाने का अनुमान है, लेकिन मांझी इससे खुश नहीं है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं और कुशवाहा भी इससे ज़्यादा खुश नहीं बताए जा रहे। उधर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर घमासान छिड़ा हुआ है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट समझौते पर सबसे ज्यादा लड़ाई है। नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस ने आरजेडी को सीट समझौता जल्द से जल्द करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इसके लिए तेजस्वी यादव को 12 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। उसके बाद 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर देगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें लिस्ट तय की गई। अब 11 अक्टूबर यानी कल इस लिस्ट पर कांग्रेस मुहर लगा देगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस मुद्दे पर तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिस्फी, बिहार शरीफ और निर्मली सीटों की मांग पर अड़ी है, जबकि आरजेडी कांग्रेस से कहलगांव सीट चाहती है। इसके अलावा लेफ्ट की 4 सीटों पर भी आरजेडी दावा कर रही है, जबकि सीपीआई-एमएल आरजेडी की 3 सीटों पर दावा ठोक रही है। लेकिन कांग्रेस का बढ़ता दबाव आरजेडी के लिए ज़्यादा परेशान करने वाला है। सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है, कल से परसों तक सारा घोषणा होगा। तो सच्चाई है कि माफिया राज, गुंडा राज स्थापित हो गया है बिहार में, और इसका समाधान करना ही पड़ेगा। आम जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आम जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो जो नई व्यवस्था बनेगी महागठबंधन के रूप में, तो उसमें माफिया राज समाप्त करेंगे। जहां तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात है तो अभी तक वो पक्का नहीं है। सूत्र के मुताबिक महागठबंधन में सीट समझौते के 2 फॉर्मूले बने हैं। पहले फॉर्मूले के तहत आरजेडी 138, कांग्रेस 52, लेफ्ट 35, मुकेश सहनी की वीआईपी 15, आरएलजेपी यानी जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है उनको 2 और जेएमएम 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जबकि दूसरे फॉर्मूले के तहत आरजेडी को 130, कांग्रेस को 55, वीआईपी को 18 सीटें मिल सकती है। पर मुश्किल ये है कि मुकेश सहनी अभी भी 20 सीटों से कम पर मानने को राजी नहीं है। आज से कल तक हो जाएगा। अब जितनी सहमति बनी है, जितनी बने उस पर चर्चा होगी। करीब करीब सब में सहमति है, हम लोग कोई मतभेद नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब में सहमति में तक है पूरा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़ चुके हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और मेरे साथ थोड़ी ही देर में आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी क्या तनातनी हो गई संदीप कि कांग्रेस ये कह रही है कि 13 अक्टूबर से हम कैंडिडेट उतारना शुरू कर देंगे अगर सहमति पर घोषणा नहीं होती है तो? नहीं, देखिए, पहली बात तो अभी जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने बाकायदे आपके माध्यम से जो है पूरे देश को बताया कि हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी थी वो सारी चीजें हो गई है और उसकी घोषणा होनी है। अब ये जो है आरजेडी क्योंकि बड़ा दल है, ये जिम्मेदारी उन पर बनती है। बाकी जो भी सीट शेयरिंग का मसला था वो पूरा रिजॉल्व है। हाँ, हमारे यहाँ सिर्फ अंतर इतना ही है दीपक जी कि जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हाथ जोड़ के सीटें मांगनी पड़ रही हैं, जो है चिराग पासवान जी को अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ रही है, तो कोई ना कोई जो लंगड़ी फंसा रहा है। हमारे यहाँ लंगड़ी वाली नौबत नहीं है। अरे लंगड़ी तो आप भी फंसा रहे हैं। खबर तो ये है कि लंगड़ी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी फंसा रही है संदीप भाई। नहीं सर, अभी एक भी नेता आप बोल रहे जिताओ सीटें दीजिए, जिताओ दीजिए। आरजेडी की 3 सीटें मांग रहे हैं आप जीती हुई। नहीं, ये सर फिर ये सब अंदर की बातें हैं दीपक जी।
अंदर की बात ही तो बारे में निकाल के मैं लाना ये कहता पत्रकार हूं का काम होता है संदीप भाई। नहीं तो सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो भी डिस्कशन हुआ है वो लार्जेस्ट स्तर पर पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन मोटा मोटी कर लिया था। कुछ सीटों का मसला जो जैसा कि अभी आपने कहा कि जो है जिताऊ सीट जिसको आप कहते हैं, या राजनीतिक भाषा में जिस पार्टियों को लगता है कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल जो है यहाँ पर विनिंग होगी, तो इस तरीके की कुछ सीटें हैं, उनका कुछ जो है डिस्कशन है, हमारी तरफ से कुछ डिस्कशन है। बाकी मोटा मोटी जो है पूरे गठबंधन की तस्वीर साफ है और सीट शेयरिंग साफ है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वहां की जैसे लड़ाई है, अभी हम तो आप निकाल कर ला लिए कि 3 सीटों का मसला है, वहां तो 200 जो है 42 सीटों 43 सीटों का मसला फंसा हुआ है। अभी क्या है होना है क्या नहीं होना है अभी तक तो कुछ पता ही नहीं है। और हमने तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया, 14 जो है कैंडिडेटों के नाम भी बता दिए आपके माध्यम से, लेकिन वहां जिस तरीके से अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी के घमासान मचा हुआ है। अभी तो जब सीट शेयरिंग निकल कर आई, कैंडिडेट का नाम निकल कर आएगा, तो आप देखिए किस तरीके से झूठम पाजार होगी उसी बिहार में। चलिए देखते हैं कांग्रेस के अंदर क्या होता है, ये भी भाजपा देखते हैं संदीप भाई। लेकिन सबसे पहले चितरंजन गगन जी से पूछ लेता हूं। चितरंजन जी मुझे बताइए, सहमति बनी या नहीं बनी? क्योंकि कांग्रेस तो धमकी दे रही है एक तरीके से कि भाई अगर 1 या 2 दिन में नहीं हुआ तो 13 तारीख से हम अपने कैंडिडेट उतार देंगे। ये धमकी क्यों चितरंजन जी? नहीं दीपक जी, धमकी नहीं, उसको धमकी आप नहीं कहिए। वो तो स्वाभाविक रूप से जो बातें चल रही है वह जो है सो अंदर खाने की बात है, और बाहर में कौन क्या बोलता है उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का सुनाया, अखिलेश जी का सुनाया, तो महागठबंधन में लगभग सारी बातें तय हो चुकी है। अब केवल औपचारिकता बाकी है, इसकी घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी। कह रहे खाली औपचारिकता बाकी है, तो कांग्रेस की नाराजगी नहीं है बिल्कुल? नहीं, देखिए, जो जिसको आप नाराजगी कहते हैं वह नाराजगी नहीं है, तो स्वाभाविक है। जब गठबंधन है तो गठबंधन में कई दल हैं, तो उसमें हर दल की इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक सीट पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि जो भी जनाधार है या वर्कर है तो वह चाहता है कि अधिक से अधिक सीट पर उसकी पार्टी लड़े। तो वह तो स्वाभाविक है, उसको आप यह नहीं कह सकते कि नाराजगी है या धमकी है, उस रूप में उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, गठबंधन है तो वो तो स्वाभाविक है। ठीक है। राहुल आनंद जी, इनके बीच जो चल रहा है, आपके बीच तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? अब बन गई ये सहमति, कल घोषणा हो जाएगी? दीपक जी, बिहार एनडीए की अगर बात करें तो पूरी तरह से मजबूत और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। सीट बंटवारे को लेकर हमारे बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सारी बातें सकारात्मक माहौल में चल रही है। सभी दलों का उद्देश्य एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की विकास की विचारधारा को राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करना। अगर देखा जाए, विपक्ष जिस तरह की अफवाहें फैलाता है वो अफवाहें फैलाने में व्यस्त है। हमारे यहाँ तेवर के साथ क्लेवर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें होनी थी वो फाइनल पोजीशन पे आ चुकी है, फाइनल मोड पे है। और अभी मीडिया के सूत्रों के माध्यम से इस चीज को पब्लिक डोमेन में डाला भी गया है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि हमारे जेपी नड्डा साहब के घर पे बैठक होने वाली है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजों को जनता के सामने, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा है, वो आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं कि एनडीए परिवार बड़ा है, और बड़े परिवार में बातचीत स्वाभाविक है कि थोड़ी सी समय लगती है सहमति बनाने में। हर साथी को उचित सम्मान देने के लिए मंथन चल रहा है। कुछ ही दिनों में सब स्पष्ट हो जाएगा और बिहार की जनता एकजुटता के साथ एनडीए को देखेगी। और अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी ने भी इस बात को पुष्टि की है कि चट्टान की तरह हम मजबूत हैं और फौलाद की तरह हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में स्थापित होकर बिहार को अग्रिम राज्य बनाने के लिए संकल्पित होंगे। संदीप जी, ये क्या बोल रहे हैं? विकास के पथ पर अग्रसर ले जाएंगे? 20 साल विकास किया है, दावा है इनका। दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बात आपको पकड़नी चाहिए। इन्होंने कहा मोदी जी के नेतृत्व में, मतलब ये मान लीजिए कि नीतीश जी बिहार में उसी तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा है जैसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में थे, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में थे और वसुंधरा राजे जो है राजस्थान में थी। सच्चाई यह है कि ये गुमराह करने वाले लोग हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं।
और वही काम बिहार के लोगों के साथ कर रहे हैं। आज नीतीश जी उस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके, लेकिन अब उनके नाम पर वोट की फसल काटनी है तो उनका नेतृत्व बिहार में आकर कहना है और चैनल पर बैठ के कहना मोदी जी का नेतृत्व। भाई बिहार का चुनाव है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व पे आपको भरोसा नहीं है? बेचारे जाते जाते पूरा खजाना खोल दिए, जैसे आंध्रा में वहां के पूर्ववर्ती सरकार ने खोल रखा था। लेकिन आपको मैं बता दूं ना, आंध्रा में सरकार बनी 2 लाख करोड़ रुपए की। इस तरीके जैसे आपने स्कीम चला रहे जो विकास का नाम ले रहे, 20 साल से भांग खा के सो रहे थे, अब चुनाव आया तो पूरा जग गए। ये ले लीजिए, रेल ले लीजिए, 10,000 रुपए कर्ज ले लीजिए, ये स्कीम ले लीजिए, लेकिन रोजगार न लीजिए। सारी फैक्ट्रियां जाएंगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है चिराग पासवान जी, वो कोई भी फूड पार्क नहीं लगाएंगे। फूड पार्क लगेगा गुजरात में। जो एक मंत्री इनके और है गिरिराज सिंह जी, वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो बनेगा मध्य प्रदेश में, टेक्सटाइल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश में। अरे वो टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं है भाई संदीप जी, कुछ भी बोलते हैं आप ले लीजिए। आपको पता है टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह है, विकास का नाम ले रहे और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। संदीप जी जनरल नॉलेज ठीक करिए, थोड़ा जनरल नॉलेज ठीक करिए। अरे टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह है भाई, टेक्सटाइल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नहीं है, गिरिराज सिंह है। नाम तो सही लीजिए आप। राहुल आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चुनाव के मुहाने पर आकर आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आपको रेवड़ियां बांटनी पड़ रही है, खजाना खोलना पड़ रहा है। यह बताता है कि आपकी स्थिति विकट है, आपकी स्थिति खराब है, इसीलिए आपको इस तरह की स्कीम अनाउंस करनी पड़ रही है। 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं आप महिलाओं को। दीपक जी, मैं आपकी बातों से ताल्लुकात नहीं रखता हूं और इसका मैं खंडन भी करूंगा आपके सामने। हमारे सहयोगी दल की अगर आप बात करें एनडीए क्या, तो ये एक अभिन्न अंग है। और जहां तक सवाल उठता है कि रेवड़ी देने का, तो वो एक रेवड़ी नहीं है, वो एक डीबीटी के माध्यम से, यानी कि 2014 से जब मोदी जी की सरकार केंद्र में नेतृत्व में आई, तो उसके बाद से डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाओं को जोड़ा गया। और इसके पूर्व में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी पैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, चाहे वो पीएम आवास को लेके हो जाए, चाहे वो जनधन योजना का अकाउंट खुलवा कर जो भी पैसे कृषि सम्मान जो किसानों को दिया जाता है उसकी बात कर ले, या फिर अन्य ऐसी चीजें जैसे जीविका दीदी है उनके भी पैसे को दिया जाता है। तो ये जो 10,000 रुपए जो देने की बात की जा रही है, वो एक रोडमैप बनाने का काम किया गया था, जिसमें इस बात को कहा गया था कि 10,000 तो हम आपको स्टार्ट करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपने अच्छी प्रगति की तो 2 लाख और हम देंगे। यानी कि सरकार जब भी कोई भी सरकार वेलफेयर के लिए चुनी जाती है और जनता के दर्द को, जनता को समझने के लिए उनका काम होता है कि उनके व्यवहार का निर्वहन करे और जनता को ज्यादा से ज्यादा अपने कामों के द्वारा उनको संतुष्ट करे। दीपक जी, एक बात और मैं बता दूं, जहां विपक्षी खेमे की बात करें तो जहां कांग्रेस आरजेडी से अलग किनारा करके रखी है, जहां पे तेजस्वी यादव जी को आज स्वयं अपने आप ही हर एक चीज का घोषणा करना पड़ रहा है, और तेजस्वी यादव जी ने लटका के, अटका के, भटका के एक ऐसी बात कर दी जो पूरे बिहार और पूरे राज्य में और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जैसे उन्होंने कहा कि हम सब घर में एक नौकरी देंगे, यानी कि 14 करोड़ आबादी का हमारा प्रदेश है। इस प्रदेश में अगर परिवारों की संख्या की बात करी जाए तो लगभग 3 करोड़ है। तो क्या तेजस्वी यादव जी 3 करोड़ घर में नौकरी दे पाएंगे? ठीक है, चितरंजन गगन जी से सवाल ले लेते हैं। चितरंजन गगन जी बताइए, 2 करोड़ 80 लाख नौकरियां कैसे देंगे, बताइए। दीपक जी, आप तो बिहार से बहुत पहले से परिचित हैं। अब आप नीतीश जी को भी जानते हैं, लालू जी को भी जानते हैं, और तेजस्वी जी को भी आप जानते हैं। यही नीतीश जी हैं जब 2020 के चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। यही कहने वाले हैं नीतीश जी की कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के यहाँ से, होटवार से। लेकिन जब डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला 17 महीने में, तो आपने देखा कि जो है सो 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। और वही केवल वही भर नहीं है, उसके बाद जो वादे तेजस्वी जी ने किए थे कि जो नियोजित शिक्षक है 4 लाख, मैं अगर मेरी सरकार बनेगी मैं उन्हें राजकर्मी का दर्जा दूंगा, वो अभी हुआ, लागू हुआ। आशा का, ममता का, तालीमी मरकज का, सबके मानदेय में बढ़ोतरी हुआ। और जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया, जो संकल्प लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो यही नीतीश जी विधानसभा में कहने वाले हैं कि जो कहां से बिजली फ्री दिया जाएगा, या तो एकदम गलत बात है। लेकिन जब
तेजस्वी जी ने संकल्प व्यक्त किया तो जो है सो 125 यूनिट बिजली फ्री देने का इन्होंने घोषणा कर दिया। तो जो वादे तेजस्वी जी ने किया आज मजबूरन उसको जो है सो यह लागू कर रहे हैं। तो इनके पास ना कोई विजन है ना मिशन है, तो इनको थोड़े पता है कि कहाँ से होगा। तो जो भी घोषणा मैं आप भी बता दीजिए ना 2,80,00,000 नौकरी कहाँ से आएंगी गगन साहब, चितरंजन जी? तैयार है और 20 साल तक जिस ढंग से इन्होंने बिहार के साथ गद्दारी की है, धोखा देने का काम किया है, आज तक जो है सो एक जो बंद चीनी मिल था उसको भी चालू नहीं करवाए। और यह जो बार बार लालू जी की जिक्र करते हैं, सब बातें आप बोल रहे हैं, नौकरी कैसे देंगे ये नहीं बता रहे। चलिए चितरंजन जी, मैं यहीं पर आपको रोकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चितरंजन जी, संदीप त्रिपाठी जी, राहुल आनंद जी मुझसे जुड़ने